तो नेक्स्ट टॉपिक अपना अब क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉलीमर है वो अलग अलग बेसिस पे आपके अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो जनरली इसको मेनली 6 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। ठीक है, तो वो कौन कौन से बेसिस है जिनमें हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके क्लासिफिकेशन का बेस है वो है सोर्स। क्या है? सोर्स। कहने का मतलब क्या है कि पॉलीमर का सोर्स क्या है जिससे हम पॉलीमर ऑब्टेन करें। ठीक है, तो हो गया सोर्स के बेस पे। तो सोर्स के बेस पर है वो 3 टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड होता है आपके सिंथेटिक पॉलीमर, और थर्ड होता है आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये हो गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इन 3 कैटेगरीज, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसका आपके ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स, या मैं कह सकता हूं इनको ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, कहने मतलब क्या उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिससे पॉलीमर फॉर्म होता है, या फिर मोनोमर है वो कौन है। ठीक है, उसके बेसिस पे इनको 2 कैटेगरीज में आपके क्लासिफाइड किया गया है। तो 2 है, पहले है आपके होमोपॉलीमर। फर्स्ट कौन से आपके होमोपॉलीमर, और सेकेंड है आपके हेटेरोपॉलीमर। सेकेंड क्या आपके हेटेरोपॉलीमर, और इसी को बोलते हैं आपके कोपॉलीमर। तो ये 2 कैटेगरी हो गए आपके होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर, या इसी को बोलते हैं कोपॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स, या हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स के बेस पे ये 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होती है। उसके बाद थर्ड बेसिस है जिसका आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि आपके पॉलीमर की स्ट्रक्चर क्या है, कैसी है, उसके बेस पर आपके पॉलीमर को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। अगर मान लो पॉलीमर की स्ट्रक्चर है लीनियर है, तो पॉलीमर क्या हो जाएगा? लीनियर। अगर मान लो ब्रांच बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ठीक है, अगर मान लो उसमें क्या है क्रॉस बॉन्डिंग है तो उसको हम बोल देंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, तो इस प्रकार हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट सोर्स के बेस पे, कंपोनेंट्स के बेस पे, थर्ड आपके स्ट्रक्चर के बेस पे, फोर्थ है आपके मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे। फोर्थ कौन सा है? मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे इनको आपके 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, ये कहने मतलब क्या है आपको पता है, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस होगा, मतलब क्या मतलब उनमें अट्रैक्शन होगा। उन अट्रैक्शन के बेस पे इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। अगर मान लो अट्रैक्शन वीक है या स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, तो इसके बेस पे इनको 2 पार्ट्स में, तो पहला है आपके इलास्टोमर्स और सेकंड है आपके फाइबर्स। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? इलास्टोमर और सेकंड है आपके फाइबर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिफ्थ है आपके ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, या मैं कह सकता हूं मोड ऑफ सिंथेसिस, कि किस मोड से, किस वे से हम पॉलीमर सिंथेसिस होगा, तो उसके बेस पे हम इनको 2 पार्ट्स में या 2 कैटेगरीज में हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके एडिशन पॉलीमर, और सेकेंड है आपके कंडेंसेशन पॉलीमर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन और मोड ऑफ सिंथेसिस। सिक्स्थ है आपके वो है बिहेवियर ऑफ पॉलीमर टुवर्ड्स टेम्परेचर। ठीक है, कहना मतलब क्या है, टेम्परेचर के साथ
पॉलीमर वो किस प्रकार का बिहेवियर शो करता है, तो इसके बेस पर पॉलीमर 2 कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके थर्मोप्लास्टिक, सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इस प्रकार हम इनको 6 कैटेगरीज में क्लास पॉलीमर के क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपना पहला था, फर्स्ट क्या था अपना कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि सोर्स के बेसिस पे आपके पॉलीमर कितने टाइप को क्लासिफाइड किए। तो कितने टाइप किए क्लासिफाई हमने? 3 टाइप हमने क्या किया, सोर्स के बेस पे पॉलीमर को क्लासिफाइड किया। तो कौन कौन से थे 3 टाइप? फर्स्ट अपना नेचुरल पॉलीमर, सेकंड था अपना सिंथेटिक पॉलीमर, और थर्ड अपना क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो देखो नाम से ही आपको क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नेचुरल पॉलीमर मीन्स क्या है कि आपको वो नेचर से, किससे ऑब्टेन हो रहा है, आपको नेचर से ऑब्टेन हो रहा है। या मैं कह सकता हूं वो नेचर मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या हो रहा है, कोई पॉलीमर ऑब्टेन हो रहा है, तो वो क्या होगा, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से ऐसे आपके पॉलीमर है जो नेचुरल है। तो आप थोड़ा सोचो, कॉटन आपने नाम सुना है, कॉटन, या फिर आपने वूल का नाम सुना होगा, सिल्क का नाम सुना होगा। तो ये सब के सब क्या है, आपको कोई प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, कोई आपको एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले नेचुरल के अंदर पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ये भी क्या है, पॉलीसेकेराइड मींस क्या है, आपने नाम सुना होगा स्टार्च। ठीक है, ये स्टार्च क्या है, सेल्यूलोज। ये भी क्या है, ये दोनों एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपके ग्लूकोज से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, ग्लूकोज से ऑब्टेन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपके नेचुरल पॉलीमर है। क्लियर इतना? उसके बाद आप देखो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए और आरएनए, ये भी दोनों क्या है, आपके नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, फिर आप देखो नेचुरल रबर है, ये आपको क्या हो रहा है, लेटेक्स, या हम कह दें इनको आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये आपको क्या हो रहा है, ये इसका आपको आईपीसी नेम होता है 3-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, नेचुरल रबर है, न्यूक्लिक एसिड है, आपके पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, या फिर आपके प्रोटीन है। प्रोटीन किससे ऑब्टेन हो रही है, अल्फा एमिनो एसिड। किससे ऑब्टेन हो रही है, अल्फा एमिनो एसिड। कहने मतलब क्या, अल्फा एमिनो एसिड है, लेटेक्स है, डीएनए आरएनए है, या फिर आपके ग्लूकोज, ये क्या इनके मोनोमर है। ये क्या है, मोनोमर है। इनकी रिपीटेशन होगी और ये आपस में क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से कॉम्बिनेशन करेंगे और आपको नेचुरल टाइप के पॉलीमर ऑब्टेन होंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज एक और इनमें, ये सारे के सारे क्या है, आपको कोई प्लांट से या फिर कोई एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है, तो इनको हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं कि इनको बायोपॉलीमर। क्या बोल सकते हैं इनको हम, बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर मींस क्या है, ये कोई लिविंग थिंग से आपको क्या हो रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं। क्लियर इतना? फिर उसके बाद सेकेंड है अपना सिंथेटिक। तो सिंथेटिक नाम से पता लग रहा है कि इनको क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं आप लेबोरेटरी में या कोई इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये आपको नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होंगे,
इनको क्या होगा प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो क्या मतलब क्या सिंथेटिक पॉलीमर मींस ये आपको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके सिंथेटिक पॉलीमर। आपने नाम सुना होगा नायलॉन है, या फिर आपके पॉलिस्टर है, या फिर आप रोजाना यूज करते हो पॉलीथीन है, या फिर पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पीवीसी। ये सारे सारे क्या है सिंथेसाइज करते हैं किस कहां पे इंडस्ट्रीज में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो ये आप कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, फिर थर्ड अपना है सेमी सिंथेटिक। सेमी मीन्स क्या है हाफ। हाफ मीन्स कि ये आपको नेचर से ऑब्टेन होंगे और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे हम इनको इंडस्ट्रीज में क्या करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में हम इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है आपके कि नेचुरल पॉलीमर्स क्या है नेचुरल पॉलीमर्स इनमें क्या करते हम इनके कैरेक्टर्स में इंप्रूवमेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, और फिर हमें क्या होगा ये ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है नेचुरल है बट उनकी आपको प्रॉपर्टीज में क्या हो करता है हम इंप्रूवमेंट करते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग, ताकि क्या हो उनकी लाइफ है वो ज्यादा हो और आपके ज्यादा यूज हो। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है इनके सोर्स के बेस पे हमने इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद सेकंड अपना क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यूनिट्स, या हम कह सकते हैं मोनोमर। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। मोनोमर मीन्स स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट क्या करती है आपको पता है कि इनकी रिपीटिशन होती है और ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होती है कंबाइन होती है और एक मैक्रोमोलेक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और वही मैक्रोमोलेक्यूल्स आपने क्या कहना था पॉलीमर। ठीक है, तो सेकेंड बेसिस अपना ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, या मैं कह सकता हूं कंपोनेंट यूनिट्स की पॉलीमर है वो कौन कौन से कंपोनेंट से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो उनके बेस पे हम इनको 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 2 टाइप्स है मोनोमर के बेस पे। पहला था आपके अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोनोमर है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कहने मतलब क्या है अगर मोनोमर सेम हो तब क्या होंगे अलग टाइप के आपको पॉलीमर ऑब्टेन होंगे। अगर मान लो मोनोमर है वो डिफरेंट हो तो सेकेंड टाइप के पॉलीमर आपको ऑब्टेन होंगे। तो इसके बेस पे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 टाइप्स में। फर्स्ट है अपना होमोपॉलीमर्स और सेकेंड है अपना हेटेरोपॉलीमर्स। ठीक है, और इन हेटेरोपॉलीमर्स को ही हम बोल सकते हैं कोपॉलीमर। क्या बोल सकते हैं इनको हम कोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर्स। होमो मीन्स क्या होता है सेम। होमो वर्ड से क्या हुआ आपके क्लियर हो रहा है कि होमो मीन्स सेम। तो क्या मतलब होमोपॉलीमर्स मीन्स जिनके अंदर क्या हो मोनोमर यूनिट्स है वो क्या हो सेम हो, सेम टाइप की हो या वन टाइप की हो। हम इनको कैसे ही बोल सकते हैं। तो क्या हो कहना मतलब मेन चीज है आपके मोनोमर यूनिट्स सेम हो तब वो होमोपॉलीमर्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से देखो जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या था कि सेम टाइप की मोनोमर लिया था आपने, उसको एन टाइप क्या किया था उसका मल्टीपल लिया था। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हुआ था आपके ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था और ये एन टाइम्स क्या हुआ था इनका रिपीटेशन हुआ था और बाद में क्या मिला था आपको पॉलीथीन मिला था। क्या मिला था आपको
पॉलीथीन ऑप्टेन हो गया था। इसी तरह आपने नाम सुना होगा पीवीसी। पीवीसी में क्या है, वाइनिल क्लोराइड है, उनका रिपीटेशन होगा n टाइम्स और क्या बनेगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो कहने मतलब क्या है, सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर अगर आपके है तो क्या हो जाएगा, होमोपॉलीमर। सेकेंड है आपके हेटेरो। तो हेटेरो मींस क्या है, डिफरेंट। ठीक है, तो अगर मोनोमर यूनिट क्या हो, मोनोमर यूनिट्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या होगा, आपके सेकेंड टाइप का पॉलीमर होगा। कैसे देखो, आपने देखा होगा नायलॉन 66, या मैं कह सकता हूं व्यूना एन, व्यूना एस, ये सारे क्या है आपके हेटेरोपॉलीमर या कोपॉलीमर। क्यों है, क्योंकि नायलॉन 66 है, इसमें 2 टाइप्स के मोनोमर है। कौन कौन से, एडीपी एसिड और दूसरा था आपके हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, 2 टाइप्स के मोनोमर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो क्या कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया आपके सेकेंड टाइप हेटेरोपॉलीमर। सेम थिंग ब्यूना एन। ब्यूना एन मींस क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। इसके अंदर क्या है, ब्यूटाडाइन और साथ में क्या है, स्टाइरिन। दोनों क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और आपके सेकेंड टाइप का पॉलीमर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया सेकेंड बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। ठीक है, तो उसके बाद अपना थर्ड है थर्ड टाइप अपना ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कहने मतलब क्या है, या इसी को बोल सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि इनके सिंथेसिस का मोड क्या है, या फिर कह सकते हैं प्रोसेस वो किस प्रकार से हो रही है, उसके बेस पे हम पॉलीमर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना एडिशन पॉलीमर और सेकंड है अपना कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं हम एडिशन। तो एडिशन क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है कि इनमें जो आपके मोनोमर्स है वो क्या होते हैं, सीधा एडिशन शो करते हैं और एडिशन के बाद में क्या करेंगे, आपके पॉलीमर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपके एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, तो क्या मतलब क्या है, इनमें आपके मोनोमर यूनिट्स क्या करेगी, एडिशन करेगी। ठीक है, और क्या फॉर्म करेगी, आपके पॉलीमर फॉर्म करेगी। ये तो होगी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है इसमें कि आपके जो पॉलीमर है, जो पॉलीमर आपको ऑब्टेन होगा इस मोड से, वो क्या होगा, उसके मोनोमर का n टाइम मल्टीपल होगा। क्या होगा, n टाइम मल्टीपल होगा उसका मोलिकुलर मास। कौन होगा, उसका मोलिकुलर मास है वो मोनोमर के मोलिकुलर मास से n टाइम मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया एक तरह से कि इसके अंदर कोई भी सब यूनिट्स है वो आपके बाहर रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा, आपके जितना मोनोमर है उसका n टाइम मल्टीपल है वो पॉलीमर का मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके वही चीज पॉलीथीन वगैरह पीवीसी है, जिनके अंदर क्या हो, कोई भी सब यूनिट है वो रिलीज ना हो। ठीक है, वो हो गया आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन मींस क्या है कि इसमें अंदर क्या होता है, आपके मोनोमर यूनिट्स है वो कंडेंसेशन शो करती है और आपस में क्या होती है, कंबाइन होके पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये होगी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है इसके अंदर कि जो पॉलीमर का जो मोलिकुलर मास है वो मोनोमर के मोलिकुलर मास पे n टाइम मल्टीपल नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है,
तो इसका रीजन ये है कि इसके अंदर जब पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ जो आपको पॉलीमर मिलेगा, पॉलीमर के साथ क्या होगा, सब यूनिट से उनका भी फॉर्मेशन होगा। मतलब कि आपके H2O है, HCl है, ठीक है, या एल्कोहल है, ये क्या होंगे साथ में सब प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये रिलीज होंगे, इसका मतलब क्या है कि उसका मोनोमर का जो मोलिकुलर मास का एंटी मल्टीपल पॉलीमर नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये आपके हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन और मोड ऑफ सिंथेसिस, टू टाइप्स के, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्लासिफिकेशन है फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो आपके पॉलीमर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपके उसमें जो मोनोमर यूनिट्स है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, ठीक है। कि आपने पढ़ा था कि जो मोनोमर्स है वो क्या करते हैं, रिपीटेशन शो करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू वो क्या करते हैं, कंबाइन होके पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जो मोनोमर है वो किस प्रकार से आपके अरेंजमेंट करते हैं, उन अरेंजमेंट के बेस पे क्या होगी, उनकी स्ट्रक्चर बनेगी और उन स्ट्रक्चर के बेस पे हम इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अपना फोर्थ टाइप क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर की स्ट्रक्चर के बेस पे हम इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर आपके लीनियर पॉलीमर, सेकेंड है आपका ब्रांच चेन पॉलीमर और थर्ड है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। तो ये मोनोमर्स की अलग अलग अरेंजमेंट है और उनके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उनके फॉर्मेशन के बेस पे ये 3 टाइप्स में हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। तो लीनियर नाम से पता लग रहा है कि ये क्या होती है, आपके एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है। तो स्ट्रेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो आपके मोनोमर यूनिट्स है वो क्लोजली पैक्ड होती है। क्या होती है, क्लोजली पैक्ड होती है और एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग क्या है इसके अंदर कि इनके अंदर जो क्लोज पैकिंग है उसकी वजह से क्या होगी, इनकी डेंसिटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये चीजें जो आपकी क्या है, जो मैकेनिकल कैरेक्टर्स है वो क्या होती है, इनकी डेंसिटी वगैरह ये हाई होती है, ठीक है। वजह क्या होती है कि जो आपके मोनोमर यूनिट्स है उनकी क्लोज पैकिंग। क्लियर इतना, ठीक है। तो आपकी ये कौन सी होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। ये क्या होती है, आपके लीनियर टाइप की पॉलीमर होती है। क्लियर इतना। उसके बाद सेकंड है आपके ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर मींस क्या होती है कि आपके जो मोनोमर यूनिट्स है वो स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से क्लोज पैकिंग के साथ में ना होकर उनके बीच में क्या होती है, ब्रांच भी होती है। क्या होती है, ब्रांच भी होती है। तो इन ब्रांच की वजह से क्या होती है कि जो आपके ये स्ट्रेट लाइन जो मोनोमर है वो एकदम क्लोजली पैक्ड ना होकर उनके बीच में क्या हो जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस आ जाएगा। इस स्पेस की वजह से क्या होती है, इनकी डेंसिटी कंपैरिजन टू लीनियर पॉलीमर लो होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इनका लो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके ब्रांच चेन पॉलीमर। इसका एग्जांपल आपके लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, या फिर आपके एमाइलोपेक्टिन वगैरह, ये सब इसके अंदर आते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। थर्ड है अपना क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक में क्या होता है कि आपके जो मोनोमर यूनिट्स है वो क्या होती है, बीच में आपके क्रॉस लिंक टाइप में बॉन्डिंग बना के एक नेटवर्क टाइप में स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या करती है, नेटवर्क टाइप में स्ट्रक्चर बनाती है। दूसरी खास बात इसकी ये है कि ये जो आपके बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्रॉस लिंक टाइप की पॉलीमर फॉर्म होते हैं, ठीक है। इस क्रॉस बॉन्डिंग की वजह से क्या होती है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और इनकी डेंसिटी क्या होती है, वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 टाइप्स का पॉलीमर। ये होते हैं आपके मेलामिन, फॉर्मेल्डेहाइड रेजिन है,
ठीक है, या फिर आपके वल्केनाइज्ड रबर है, ये आपके क्या हो जाएंगे, थर्ड टाइप के पॉलीमर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ टाइप क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, 3 टाइप्स के हो गए। उसके बाद अपना फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या है, आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल है तो उन मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे वान टू वान फोर्स है, हाइड्रोजन फोर्स है, और आपके जो डाइपोल फोर्स है वो उनमें होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं और उनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर फिक्स होती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसके अंदर आपके वान टू वान फोर्सेस वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो उनके मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसको डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड कराती है, जैसे उसकी टेंसिलिटी है, ठीक है, डेंसिटी वगैरह, ये आपके इसको प्रोवाइड करती है। तो इसके बेस पर हम इनको पॉलीमर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना इलास्टोमर्स, फर्स्ट है अपना इलास्टोमर्स और सेकंड है अपना फाइबर्स। ठीक है, इलास्टोमर्स से इनको हम जनरली रबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फाइबर से इनको हम जनरली थ्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, तो इलास्टोमर्स का मतलब क्या है, वो आपके इलास्टिसिटी शो करते हैं। इलास्टिसिटी मींस क्या है, वो रबर लाइक कैरेक्टर्स वो शो करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, आपके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। इसी वजह से हम क्या करें, इनके अंदर हम इनको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पे क्या हो जाएंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे और क्या हो जाएंगे, आपके इनकी साइज वो इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे हम क्या हो गए, फोर्स रिमूव कर देंगे तो वापस वो अपने जो फॉर्मर स्टेट है उनको वो वापस प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये वजह क्या होती है इसके अंदर, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो ये होगा अपना इलास्टोमर्स। ये आपके रबर है, ब्यूना एस, ब्यूना एन, और आपके नेचुरल रबर, ये सारे इसके एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड हो गया फाइबर। फाइबर को हम क्या बोल सकते हैं, थ्रेड। थ्रेड मतलब क्या है, जो आपके टेक्सटाइल मार्केट का है वो मेन फंक्शनल यूनिट हो गया। वजह क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो क्या होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होती है, ये इलास्टोमर्स लाइक बिहेव नहीं करेंगे, जिससे क्या है, हम इनको फोर्स लगा के स्ट्रेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये थ्रेड बनाने में काम ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके हो गया 5th टाइप का क्लासिफिकेशन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बेस पर। ठीक है, उसके बाद अपना लास्ट है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स टुवर्ड्स टेम्परेचर। कहने मतलब क्या है कि इनको हम हीट करेंगे तो किस टाइप का बिहेवियर शो करेंगे, उसके बेस पर भी पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है। तो 6 कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ पॉलीमर टुवर्ड्स हीट। ठीक है, इनको हीट करने पर वे किस प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, इसके बेस पे भी पॉलीमर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट टाइप है आपके थर्मोप्लास्टिक। फर्स्ट कौन सा आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और सेकंड है आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या है कि जब आप इनको हीट करोगे तो ये हीट करने पे क्या हो जाएंगे, आपके
माउल्डेड हो जाएंगे और माउल्डेड होके क्या करेंगे, बिल्कुल क्या होगा, अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, फिर वापस इनको अगर आप कूल करोगे तो कूल करने पर अपनी फॉरवर्ड स्टेट को वापस ये ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इसकी एक खास बात और है कि इनको हम वापस रिसाइकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इनको वापस रिसाइकल, कैसे, कि हीट करके हम अपनी जो डिजायरेबल शेप है उसमें चेंज कर लेंगे और अपन फर्दर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके थर्मोप्लास्टिक। सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये क्या होते हैं, इनको हीट करोगे तो ये क्या है, इनके बीच में जो क्रॉस लिंक बॉन्डिंग होती है वो क्या करती है, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और ये वापस अपनी जो शेप है उसको एक बार ओपन करने के बाद अपनी उनको शेप को रिमूव नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है, हीट करोगे आप इनको तो ये क्या हो जाएंगे, और ज्यादा रिजिड हो जाएंगे। ठीक है, तो और ज्यादा रिजिड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इनकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है, इनका आप रिसाइकल नहीं कर सकते।